दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। और सचिन जी के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि इजराइल से इनका कहीं ना कहीं नाता रहा, और आज सारी दुनिया के तमाम देश और पूरी दुनिया में किसी जगह सबका ध्यान है तो वो इजराइल है। और भारत में हम इजराइल के बारे में बात करें क्योंकि भारत के इजराइल की दोस्ती गाढ़ी है और अब संबंध थोड़े मजबूत हो रहे हैं। पुराने संबंध जैसे रहे हैं फिलिस्तीन, उस पर भी हम जानना चाहेंगे सचिन जी से। सचिन जी, सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जी। इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, गाज़ा, ये पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और एक बड़ा युद्ध चल रहा है कि पता नहीं कब तक चलेगा, जैसे कि हम चर्चा करते रहे हैं। फौरी तौर पर देखें कि ये समस्या है क्या, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये समस्या है क्या और कब से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। नमस्कार सभी को। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। ये समस्या बहुत पुरानी है और सबसे दुनिया की सबसे जटिल समस्या है जी। अगर आप इसके लिए अगर 2500 साल पहले जाएं आप, तो ये एक इजराइल किंगडम था। यहाँ पे इजरायली किंगडम राजा होते थे, किंग ऑफ डेविड के नाम से। और ये 2500 साल 1100 तक बीसी, बिफोर क्राइस्ट 1100 तक ये इनका वहाँ पर राज्य रहा था। फिर कुछ रोमन्स आए, उन्होंने इनको यहाँ से खदेड़ा और ये फिर वहाँ से पूरी दुनिया में बढ़ गए थे यहूदी, जो इजरायली जिनको मैं कह रहा हूँ जूश यहूदी, पूरी दुनिया में बढ़ गए। और चूंकि ये लोग थोड़े थोड़े सब जगह बटे, इसलिए कहीं भी अपना शासन नहीं बना पाए, कहीं राज्य नहीं बना पाए। और वहाँ से लोगों द्वारा इन्हें मारा जाता था, क्योंकि थे तो ये अच्छे बुद्धिमान, अच्छे व्यवसायिक कौम के थे, तो इसलिए ये वहाँ प्रगति करते थे। तो अल्पसंख्यक रहते थे लोग, इन्हें वहाँ परेशान करते थे। और इतने विभिन्न सालों में मतलब आप देखेंगे कि यहूदी रशिया में भी पहुँचे हैं, सीरिया में भी पहुँचे हैं, अमेरिका में तो हैं ही, अभी भी हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे पूरे विश्व में यहूदी पहुँचे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में इनको ऐसा लगा, एक कोई इनके नेता थे पुराने, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम अपना एक देश बनाना चाहिए हमें। ये वर्ल्ड वॉर से भी पहले की बात है। फिर वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध वगैरह हुए तो इनको देश का ख्याल और थोड़ा मजबूत हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अगर आपने सुना हो कि हिटलर ने होलोकॉस्ट गैस चैम्बर में करीब 60 लाख यहूदियों को मार डाला। तो उसके बाद ये प्रबल हो गई इच्छा शक्ति उनकी कि भाई एक नया देश बनना ही चाहिए। तो प्रारंभ में जो जानकारियां मैंने भी देखी हैं इतिहास में, कि यहूदी चूंकि इजराइल से जुड़े हुए थे, वहां से रोमन साम्राज्य ने इनको भगाया हुआ था 3000 साल पूर्व, तो ये लोग वहां से भाग रहे थे और वापस से इन्होंने उस जमीन को वहां पे खरीदा। और तब तक वहां पैलेस्टाइन बस चुका था, फिलिस्तीन बस चुका था। तो इन्होंने वहां पे जमीनों को खरीदा, और चूंकि प्रगति में और दिमाग में, विज्ञान में ये होशियार रहते थे, तो वहां पर इन्होंने जमीनों को खरीदने के बाद वहां पे लोगों ने बसना चालू किया। और धीरे धीरे जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तब वो देश की प्रबल मांग उठी कि भाई हमारा देश बनना चाहिए। और अंग्रेज जब इनको आजाद करके गए थे, तब तक ये अपनी अंग्रेजों का साथ भी दिया था इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये इस तरह से उस देश की डिमांड उठी। तो वो झगड़ा पहले इजरायली था, जूश का, फिर बाद में फिलिस्तीन हुआ, और फिर वापस यहूदी बसने आए वहां पर। तो ये झगड़ा आज भी निरंतर उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल। दरअसल हम जब बात करें तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, या हम हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि हम सचिन जी से क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे शहर के कई आदमी हैं जो प्रेस मीडिया पर्सन हैं, वो आंकड़ों की बात करते हैं या जिन्होंने इतिहास पढ़ा उसकी बात करते हैं। लेकिन हम सचिन जी से इसलिए बात करें कि सचिन जी उस सरजमी पे होके आए हैं। और सचिन जी, आप 3-4 बार इजराइल होके आए हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं, वहाँ के भौगोलिक जो क्षेत्र आपने देखा है, वहाँ के आबोहवा परिचित। इसलिए यहूदी के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध है कि वो कभी झुकते नहीं, बड़े मजबूत होते हैं। और शायद यही कारण है कि 1948, 1967, 72, 76 का और ये अभी का युद्ध है, वो कहीं ना कहीं बदला लेने या
उनकी जो जीवटता है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाती है। आप जब उनसे मिलते रहे हो तो आपने क्या महसूस करा कि वाक़ई जो हम सुनते हैं या देखते हैं वो उसी प्रकार के व्यक्ति हैं क्या? जी हाँ, वहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताया कि बड़ी विषम परिस्थितियों से इजराइल देश दोबारा बना है। तो इन लोगों में वो एक इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत है कि हमें अपना देश, अपना वजूद रखना है तो हमें इजराइल को बनाना के ही रखना होगा। जी। और थोड़ा विज्ञान की तरफ इनका रुझान बहुत है। आप देखेंगे कि करीब 20% यहूदियों को अभी तक जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जी, जी। उसमें से 20% के लगभग 15-20% यहूदी हैं जिनको मिला है। चाहे वो आप अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ले लें, और दुनिया में जो अमेरिका की इकोनॉमी, जो आज अमेरिका एक चौधरी बना हुआ है पूरे विश्व का, तो जो एक वहाँ पे यहूदियों का जो साम्राज्य है, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मैकडोनाल्ड हो, बहुत इस तरह की तमाम कंपनियां, ब्लूमबर्ग हो, ऐसी तमाम कंपनियां वहां से रन हो रही हैं जो यहूदियों का ही एक तरह से दिमाग है उसके पीछे। तो इसी तरीके से जो वहां पे मैं तो हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए गया हूँ। कृषि क्षेत्र में आपको नहीं होगा कि एक ड्रिप इरिगेशन होता है, टपक सिंचाई, और वो टपक सिंचाई यहूदियों की ही देन है। उन्हीं का देश से ही आविष्कार हुआ था, जिसके बाद पूरे विश्व में फैल गया, और उसमें उन्होंने कई नवाचार भी किए। जैसे चालू तो हुआ था कि पानी की कमी है, जिसकी वजह से वो टपक सिंचाई बूंद, लेकिन उन्होंने ये पाया कि फसल को भी उतना ही फायदा होता है अगर हम उसे सीमित मात्रा में पानी दें जितनी उसकी आवश्यकता है, तो उससे हम यील्ड भी सबसे अच्छी ले सकते हैं। सही। और उसके बाद उन्होंने उसमें ऑटोमेशन किया, काफी नवाचार किए, प्रोटेक्टेड फार्मिंग में वो आए, और उन्होंने पूरी शक्ल बदल दी इजराइल की बिल्कुल कृषि से। और थोड़ा सा और मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब वहां पर इजराइल में कुछ यहूदी आ गए थे, तब उन्होंने वहाँ किबुत्ज सिस्टम एक चालू किया। अभी आप सुन रहे होंगे इस वॉर में किबुत्ज का कहीं उल्लेख आता है। तो ये किबुत्ज एक तरह से सेटलमेंट, जहाँ पे यहूदी ग्रुप में फार्मिंग, खेती करते हैं। अच्छा। ये लोग जैसे मान लीजिए एक गांव में 300 लोग रह रहे हैं, तो ये 300 लोग अपनी जो भी जमीनें हैं उसको मिलाकर इकट्ठे 1000-2000 एकड़ बना के और उस पे खेती कर रहे हैं। इवन मैंने वहाँ देखा, मेरा करीब 6 बार जाना हुआ है, तो मैंने वहाँ देखा कि किबुत्ज में दिन का खाना भी वो मेस में खा रहे हैं किबुत्ज की। अरे वाह। घर में खाना नहीं बन रहा। और जिसका जिस काम में स्पेशलाइजेशन है वो उन्होंने बांट लिया काम। कोई कार का काम देख रहा है, कोई खेती का ही काम देख रहा है, और महिलाओं ने भी काम को बांटा है। कोई झूला घर चला रहा है, कोई गांव का स्कूल रन कर रहे हैं, कुछ लोग मेस में खाना बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया श्रम प्रबंधन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें आप कि आजकल हर घर में महिलाएं अपने घर गृहस्थी के कामों में बिजी हैं, खाने में बिजी हैं। सही बात। और काम की बात आ जाए तो वो पूरा गांव की कुछ ही महिलाएं पूरे गांव का खाना बना रही है, और बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सही बात है। और ये सिस्टम वहाँ 1930 से चालू हुआ था किबुत्ज। आज तीसरी और चौथी पीढ़ी में किबुत्ज चल रहे हैं, जिसमें आज वो डायरी उद्योग भी चला रहे हैं, वो शुगर फैक्ट्री भी चला रहे हैं, और किबुत्ज सब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया वहाँ। बहुत बढ़िया। जैसे कई किबुत्ज हैं जो आज मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में है, लेकिन उनका आज भी वहाँ पर वजूद। मेरे ख्याल से ये जो आपने उदाहरण दिया है, शायद यही कमिटमेंट, यही एकाग्रता, यही एकजुटता उनकी सेना में भी आती है। उनका जो दृढ़ निश्चय है, शायद उसमें वो आगे भी बढ़ रहे हों। आपने जिक्र करा था शांति का, करा था जितने पुरस्कार मिले हैं। हम एक बार फिर से डाइवर्ट इसी विषय पे आ रहे हैं कि हमारा फिलिस्तीन या वेस्ट गाजा है या वेस्ट बैंक है, कहीं ना कहीं लोगों को आगे पीछे पुरस्कार मिलती रहे शांति स्थापित करने की। आपने अनौपचारिक बात हम कर रहे थे, उसके बावजूद भी शांति स्थापित नहीं हो रही। इसके लिए एक नैसर्गिक तौर पे आप किसको मान सकते हैं कि क्या इजराइल बहुत आक्रामक है, या जो भारत पे भी बड़ा दबाव बढ़ रहा है? हम इस पर भारत को भी जोड़ लेते हैं कि भारत पे दबाव ये बढ़ रहा है कि वो
हमास या फ़िलिस्तीन का समर्थन बंद करे, इजराइल के ज़्यादा तरफ जाए, लेकिन भारत बैलेंस बनाए हुए है। क्या लगता है कि क्या इजराइल आक्रामक है या जो शांति दूत हम बोलते हैं फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो कहीं दोषी है इस मामले में सारे? कई जगह पर जैसे हिंदुस्तान में भी आप देख लें, कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं और कुछ लोग सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ भी कट्टरवादिता और सॉफ्टनेस भी है। तो जब सॉफ्ट लोग और हर आदमी अब चूंकि इतनी तरक्की कर रही है, आज अगर वर्ल्ड में जीडीपी का देखें आप तो इजराइल वर्ल्ड में 19वें नंबर, अच्छा, जबकि उसका क्षेत्रफल और आबादी इतनी कम है, शायद 95 की आबादी है इजराइल। और अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो हमारा उज्जैन और देवास जिले के बराबर है, 2 जिले के बराबर का देश है। सही बात है। तो वो जीडीपी में वर्ल्ड में 19वां नंबर है इसका, बहुत करीब $50,000 जीडीपी पर कैपिटा आती है। तो इस हिसाब से अब चाहते तो वो भी यही है कि भाई शांति से रहें, पीसफुली रहें, बट जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन में जो हमास है जिसका गाजा पट्टी अधिकार है, ये चालू हुआ था एज ए पार्टी, बट अब गाजा पट्टी के बाद वो थोड़ा सा आक्रामक रहा और उन्होंने ये ढंग डाला आतंकवाद की दुनिया को बताया जाए कि फिलिस्तीन का क्षेत्रफल छोटा होता जा रहा है, फिलिस्तीन पर का आक्रमण है और इजराइल की मजबूरी भी है उन पर एक उनको उनके रखना, क्योंकि उन लोग अगर वो पीसफुल चाहते हैं, पीसफुली वहाँ रहना चाहते हैं और उद्योग ला रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वहाँ शांति जरूर स्थापित रहे। इसके लिए इजराइल में स्लो एग्रीमेंट हुआ था, थे आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में, और एक राष्ट्रीय प्रधानमंत्री भी वहाँ पर साइमन या ऐसा कुछ नाम उनका, तो उन्होंने भी कोशिश करी थी कि इसी से रहें, लेकिन उनकी भी हत्या की गई, जो इजराइलियों ने ही करी उनकी हत्या, क्योंकि वहाँ भी कट्टरवादिता थी, वो चाहते नहीं थे कि भाई फिलिस्तीन को इस तरीके से देखा जाए, तो कभी आंदोलन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी अभी शांति वार्ताएं हुई वो विफल हुई। एहूद बाराक थे वहाँ के प्रधानमंत्री, हजार के में उन्होंने भी काफी कोशिश करी है, और उनका जब वो चुनाव होते हैं वहां पर, तो उसमें उनका ये था, एजेंडा था कि शांति वार्ता सभी देशों से शांति वार्ता करेंगे, और आज आप देखिए कि इजिप्ट साथ उनके संबंध ठीक है, जॉर्डन के साथ उनके संबंध ठीक है, बस संबंध उनके लेबनान के साथ ठीक नहीं है, सीरिया के साथ ठीक नहीं है, जो बॉर्डर कंट्री, बिल्कुल बिल्कुल, और गाजा तो है ही सही है। अभी भी वेस्ट बैंक में जो मुसाफिर रहते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं, वो वहाँ जाते ही हैं। जो जेरूसलम है वो तो आपको पता ही है कि 3 धर्मों का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थान है। विवाद वो 35 एकड़ जमीन से ही शुरू हुआ, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, और पूरे इजराइल में बहुत है, मतलब उसका आप जितना एक विषय को भी ले लेंगे तो 1 घंटा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप इतना लंबा अनुभव रहा है, और फिलहाल इस बातचीत में हम तो आपसे यहाँ अनुमति ले रहे हैं, पर एक इंटरव्यू रहे हैं, और भविष्य में जब आने वाले दिनों में फिर ये इस पे कोई नया घटनाक्रम आएगा, तब आपसे उस विषय पे त्वरित टिप्पणी और इजराइल के बारे में और गहराई से जानने के लिए एक बार पुनः उनके पास आएंगे। फिलहाल आज की बात में हम अनुमति लेते हैं, और करते हैं कि हमारे दर्शक जो देख सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मालूमात के बारे में और जो घटनाक्रम है उसके में आपके जो विचार है उससे अवगत हुए होंगे। आपसे अनुमति लेते हुए नमस्कार।